नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम इन्वायरमेंट दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पर्यावरण के इस खंड में महत्वपूर्ण 3 खबरों को लेकर हम आपके सामने आते हैं जो सप्ताह भर में किसी न किसी वजह से चर्चा में होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की। देखते हैं वो महत्वपूर्ण 3 खबरें कौन सी हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बिंदुओं को जान लें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीसी 3 के बारे में, जो कि एक अपडेटेड एनडीसी, आप जानते हैं क्या होता है, उसके विषय में भी बात करेंगे। और ये अब एनडीसी 3 क्या है इसके विषय में भी हम बात करेंगे कि ये क्यों चर्चा में आया है। इसके अलावा दूसरा हमारा टॉपिक है मनक्काकडवु तट। अब ये केरल का एक तट है, ये भी किसी खास वजह से चर्चा में आया है, इस विषय पर बात करेंगे। और लास्ट में सीपीसीबी की एक रिपोर्ट आई है, हालिया रिपोर्ट है, इसके विषय में बात करेंगे। तो एक एक करके चलिए विस्तार से समझते हैं। एनडीसी 3 के विषय में सबसे पहले बात करेंगे। अब देखिए एनडीसी 3 के विषय में खबर क्या है, तो खबर यह है कि 10 नवंबर 2025 को ब्राजील में अपडेटेड एनडीसी 3 इसके होने की प्रक्रिया शुरू होगी। आप जानते हैं कि जो COP30 है उसका भी आयोजन ब्राजील में होने वाला है। और इसी में जो विभिन्न देश हैं वो क्या करेंगे, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक व्यवस्था बनाई गई थी, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उस उत्सर्जन को कम किया जाए। अब कैसे कम होगा, तो इसके लिए एक सामूहिक लक्ष्य तय किया गया। सामूहिक लक्ष्य क्या तय किया गया कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का, प्रदूषण का, उसको कम किया जाएगा। और उसके तुलनात्मक रूप से जो हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हम कोशिश करेंगे कि उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको 2% से ज्यादा न बढ़ने दें। और ये हमारी कोशिश होगी, वैश्विक रूप से सबके लिए एक कोशिश होगी कि वो 1.5% तक उसको सीमित किया जाए। अब ये लक्ष्य तो वैश्विक रूप से तय कर दिया गया, जलवायु परिवर्तन यानी UNFCCC के तहत इस लक्ष्य को तय किया गया, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एग्रीमेंट एक बनाया गया, इसको कानूनी रूप से बाध्य किया गया। अब ये तो एक वैश्विक और सामूहिक लक्ष्य हुआ, लेकिन हर देश ने अपना अपना लक्ष्य भी निर्धारित किया, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कि एनडीसी के नाम से जाना जाता है। तो एनडीसी यानी कि हर देश का अपना अपना क्या टारगेट है उसको भी तय करना होगा। वो अपना टारगेट देश तय करेगा और उसको ले जाकर वैश्विक रूप से यहां पर जो कॉप की बैठक होती है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है उसमें इसको सौंपेगा। अब 5 साल में इस एनडीसी को अपडेट किया जाता है। तो अभी 2015 में पहली बार एनडीसी जो था, उसके बाद 20 और वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो 25 में इस एनडीसी को 5-5 वर्ष के अंतराल पर यह अपडेट होता है। इसी तरह से, क्योंकि अपडेट करना क्यों जरूरी है, यह देखना जरूरी है कि पिछले लक्ष्य जो राष्ट्रीय रूप से हमने तय किए, मान लीजिए भारत ने अपना कुछ लक्ष्य तय किया 2015 में, तो 2020 में फिर इस पे समीक्षा होगी कि उस लक्ष्य में क्या और संशोधन करने की जरूरत है, क्या और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, या अगर हमने जो टारगेट सेट किया उससे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं तो हम आराम से भी अगर काम करेंगे तो वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद भारत ने क्या किया, इससे पहले भारत ने अपना जो एनडीसी है वो सबमिट किया, उसके बाद अब दूसरा अपडेट हुआ 2022 में जो अद्यतन था, और 22 के बाद अब फिर से ये अपडेट होगा। कब होगा, जबकि ब्राजील में COP30 की जो बैठक होने वाली है वहां पर इसको भारत सबमिट करेगा। तो इसी वजह से एनडीसी 3 जो अपडेट है इसकी चर्चा हो रही है। तो आइए खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो एनडीसी के बारे में हम जानेंगे। तो एनडीसी क्या होता है, आपको शुरू में ही बताया गया कि एनडीसी का मतलब ही होता है कि आप जो राष्ट्रीय रूप से यानी अपने देश में एक डिटरमाइंड होते हैं अपना कंट्रीब्यूशन, कि आप ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को, यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसको कहा ही जाता है। एनडीसी का मतलब क्या होता है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये याद रखिएगा, एनडीसी का मतलब ही है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि आप अपने लक्ष्य तय करेंगे और वैश्विक रूप से जो लक्ष्य तय हुआ है उसी के हिसाब से इसमें आप काम करेंगे। 5 साल में इसके अपडेट की प्रक्रिया होती है। कैसे शुरुआत हुई थी, तो देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है यानी सम्मेलन होता है जो हर साल होता है। हर साल हम क्या करते हैं, इस पर विवेचना करते हैं, इस पर विचार करते हैं कि कितना जो हमने लक्ष्य तय किया उस पर हम आगे बढ़ें, लेकिन 5 वर्ष में इसको एक बार अपडेट करने की प्रक्रिया है। अब एनडीसी का मतलब देशों द्वारा तय किए गए नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और उत्सर्जन को कम करने का जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, उसी को कहा जाता है। अब 2022 में भारत ने अभी अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है इससे पहले वाला अपडेट किया था, यानी कि वैश्विक जलवायु लक्ष्य जो 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि सीमित करने में हम कितना काम कर रहे हैं उसको 2022 में पिछला अपडेशन हुआ था। अब ये अपडेशन जो ब्राजील में बैठक होने वाली है COP30 की, उसमें फिर से किया जाएगा। सबसे पहली बार कब हुआ, तो COP21 जो कि पेरिस में हुआ था,
उसमें ये सबसे पहले व्यवस्था बनाई गई थी कि ग्रीन हाउस गैसों के विषय में विचार किया जाएगा। अब भारत ने कुछ अन्य प्रयास भी किए हैं। भारत ने ऐसा नहीं है कि इस दिशा में प्रयास नहीं किए हैं। भारत ने जापान के साथ अभी JCM यानी कि ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म को लेकर एक समझौता किया ताकि स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया जा सके, उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जा सके। 2026 में भी इंडिया कार्बन मार्केट को लागू करने की योजना बनाई गई। तो ये सब प्रयास भी भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहां पर फिलहाल 2022 की अगर बात करें, जिस अपडेट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर देखें तो 2022 में भारत ने लक्ष्य तय किया था अपने NDC जो अपडेट किया था उसमें कि 2030 तक GDP की जो उत्सर्जन तीव्रता है यानी कि एमिशन इंटेंसिटी जो है वो 45% तक कम करेगा। ये अपडेशन के बाद का लक्ष्य है, जबकि किसकी तुलना में, तो 2005 के स्तर की तुलना में। इससे पहले का जो हमारा NDC था उसमें जो 45% आपको दिख रहा है वो 30 से 35% ही था, यानी कि जब हम अपेक्षित रूप से प्रगति नहीं कर सके तो हमने इसको 45% तक कहा कि नहीं, GDP के जो एमिशन इंटेंसिटी है यानी कि GDP की तुलना में जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें अब हमको 45% तक कम करना होगा। कब तक, तो 2030 तक, क्योंकि अभी तक जो भी हमारा टारगेट चल रहा है अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट जो समझौता हुआ है वो कब तक के लिए है, 2030 के लिए। तो 2030 के लिए ये सेकेंड जो अपडेशन हुआ था उसमें ये लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा विद्युत उत्पादन का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम बना रहे हैं उसमें 50% हम क्या करेंगे, 50% हिस्सा हमारा होगा गैर फॉसिल फ्यूल से, यानी कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम 50% ही करेंगे। 50% का टारगेट था, जबकि इससे पहले जो हुआ था उसमें लगभग 40 से 45% का ही टारगेट था, तो इसको भी बढ़ाया गया। अब कम से कम 2 अरब टन कार्बन का कार्बन सिंक बनाना भी इसमें सेकंड जो अपडेशन ये आप देख रहे हैं 2022 में, इसमें भी रखा गया था। कार्बन सिंक आप जानते हैं, ऐसी व्यवस्था जिसमें कि कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता हो, चाहे वो मिट्टी के माध्यम से, चाहे वनों के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से। तो इसको भी हमने लक्ष्य रखा था। अब यही अपडेशन आपका फिर से होने वाला है और भारत ने इस दिशा में काम भी किया। भारत ने दिसंबर 2023 तक अगर आप देखेंगे तो 2005 से 19 में GDP की उत्सर्जन तीव्रता जो थी उसमें 33% की कमी भी की। जून 2025 तक भारत ने 50% से अधिक विद्युत क्षमता गैर फासिल जो फ्यूल हैं उससे स्थापित भी की। इस लक्ष्य को भारत प्राप्त भी किया है। अब भविष्य में ये लक्ष्य है कि 2035 तक उत्सर्जन में कटौती की जो नई प्रतिबद्धताएं हैं यानी NDC जो अभी लेटेस्ट अपडेट NDC 3 जिसको हम कह रहे हैं, इसमें अब 2035 तक का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, यानी कि इसको दर्शाएगा। तो भविष्य का लक्ष्य उत्सर्जन में कटौती की जो नई प्रतिबद्धताएं हैं वो 2035 तक के लिए होंगी, जो कि कहां पर होंगी, जो कि ब्राजील में होंगी। ब्राजील में जो COP की बैठक होने वाली है। अब COP 30 के बारे में बात कर लीजिए। COP का मतलब ही होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक होगी। अगर COP की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये बैठक हर साल होती है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन होता है उसी की जो बैठक होती है उसी बैठक को कहते हैं सम्मेलन। हर साल दुनिया के देशों को उनके NDC अपडेट करने के लिए प्रेरित करता है कि अब आपने जो भी अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको ठीक से आप इंप्लीमेंट करते रहिए, लागू करते रहिए। इसकी प्रेरणा के लिए हर साल एक बैठक की जाती है। अब 2025 की मेजबानी की बात अगर हम करें तो कौन मेजबानी कर रहा है, तो मेजबानी इसकी कर रहा है ब्राजील। और कहां पर, तो ब्राजील के बेलेम में ये बैठक होने वाली है। तो याद रखिएगा, यह भी सवाल बन सकता है कि COP 30 की बैठक कहां हो रही है, तो ब्राजील के बेलेम में हो रही है। अब इसमें यूरोपियन यूनियन, अब इसमें अभी तक जो टारगेट हम 2030 तक रखे थे, यहां पर अब 2035 तक, यानी आगे की भूमिका इसमें बनेगी, टारगेट इसमें डिसाइड होगा। तो यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 2035 तक ये माना जा रहा है कि 1990 के लेवल की तुलना में 66.25 से 72.25% कटौती का लक्ष्य तय करेगा। हालांकि यह तय होना अभी बाकी है, वो तभी डिसाइड होगा कितना तय किया है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, वो जब आप अपनी NDC की रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे यहाँ पर इस बैठक में ब्राजील के बेलेम में जो होगा, तो उसमें एक्चुअल फिगर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की ये स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया का ये कहा जा रहा है कि 2005 के लेवल की तुलना में 62 से 70% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य ये भी रखेगा। अमेरिका की अब देखिए बात कर ले। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन अमेरिका का इतिहास इस विषय में, पर्यावरण के विषय में थोड़ा सा इधर बीच निराश करने वाला रहा, क्योंकि 2017 में आप देखिए ट्रंप ने घोषणा की कि हम इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो रहे हैं।
फिर 2021 में जो बाइडेन सरकार आई उसमें यह कहा गया कि हम फिर शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिर अभी की करंट स्टेटस क्या है आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फिलहाल की स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल की स्थिति आपको बताएं कि अभी यही है, इसके प्रति इनका रुख बहुत बढ़िया नहीं है। यानी इन्होंने अभी हम देखें तो पेरिस समझौते से अपने आप को अलग कर ही रखा है। अब चीन की बात कर ले तो चीन COP30 से पहले अपने लक्ष्य घोषित कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हर देश अपना अपना NDC जो भी होगा वो नए लक्ष्यों को, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को यहां पर ले जाके सौंपेगा और उन सारी रिपोर्ट को, हर देश की जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको उनका सिंथेसिस होगा, उसको मिलाया जाएगा और एक सामूहिक लक्ष्य आगे के लिए फिर तय किए जाएंगे। यानी कि वैश्विक रूप से इस सिंथेसिस रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। सिंथेसिस रिपोर्ट का मतलब ही हुआ जो कि जिसको कि संयुक्त राष्ट्र तैयार करता है, ताकि पता चले कि पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो पेरिस समझौते के जो लक्ष्य हैं उनसे अभी कितना दूर रह गया है, उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आगे अब बात करेंगे मनक का कड़वू तट के बारे में। मनक का कड़वू तट, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, ये एक नदी का तट है। उस नदी के तट पर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में इसको सबसे ज्यादा यहां पर पॉल्यूशन की बात कही गई है। और मनक का कड़वू तट पर जो जल प्रदूषण है वो बेसिकली कडम्ब्रायर नदी है। कहां पर है तो केरल में है। केरल में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ये आप देख रहे हैं, यहीं पर यह नदी कडम्ब्रायर नदी बहती है, जो कि पेरियार की एक सहायक नदी है। अब इसी नदी में जो प्रदूषण का लेवल है, यानी कि टोटल कोलिफॉर्म लेवल है, वो बहुत हाई बताया गया है। टोटल कोलिफॉर्म लेवल हाई होने का मतलब ही है कि यहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। ये बताया है किसने तो CPCB ने बताया है। CPCB ने, नेशनल वाटर क्वालिटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया एक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, जो कि अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को, यानी कि सितंबर 1974 को ये अस्तित्व में आया था। तो इसने क्या किया है, इसने हाल ही में एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम चला रहा था। उसके अंतर्गत ही जुलाई 2025 में इसने क्या किया, कोलिशन को लेकर, कोलिशन क्या होता है, क्षमा करिए, कोलीफॉर्म को लेकर। कोलीफॉर्म क्या होता है, कोलीफॉर्म को आप इस तरह से समझिए कि ये होता है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का एक समूह होता है। यहां पर यह कहा गया है कि चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे पौधे हो, या जानवर या मानवों के मल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब इसी में बेसिकली ये इंडिकेटर किसके होते हैं कि पानी में जैविक, यानी कि इन जीवों के माध्यम से मल जन्य प्रदूषण हो रहा है कि नहीं, ये इस बात को बताता है। कोलिफॉर्म का लेवल अगर बहुत हाई होगा, एक संभावना होती है कि इसमें मल जन्य प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसी में एक फैकल कोलिफॉर्म भी होता है। फैकल कोलिफॉर्म क्या होता है, ये कोलिफॉर्म का ही एक उप समूह होता है। ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है मल को, यानी कि अगर यहां पर फैकल कोलिफॉर्म की मात्रा ज्यादा है, हाई लेवल है, तो सीधे तौर पर ये मल से कनेक्ट होता है, यानी कि यहां पर जीव जंतुओं के द्वारा जो मल है वो उसकी मात्रा को ये डिनोट करता है कि ज्यादा ये है। इसके अलावा अगर बात करें, ई कोलाई भी एक प्रकार होता है। ई कोलाई क्या होता है, एक प्रकार का फेकल कोलिफॉर्म ही होता है। इसकी मौजूदगी सीधे तौर पर ताजे मल को डिनोट करती है। यहां यानी कहीं पर अगर ई कोलाई पाया जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया का ही एक टाइप कह सकते हैं, उपसमूह कह सकते हैं, तो वो ताजे मल को डिनोट करता है। तो ये विभिन्न इसकी श्रेणियां हैं। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो MPN क्या होता है, MPN एक कॉन्सेप्ट है। MPN अब आपके मन में हो रहा होगा कि क्या होता है, तो MPN होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर, यानी किसका नंबर, तो टोटल कोलिफॉर्म का नंबर कितने में, तो पर 100 ml में, ठीक है ना। अब देखिए 100 ml में कितना इसका प्रोबेबल नंबर है कोलिफॉर्म का, इससे ही डिसाइड होता है। इस एक पैमाना समझ लीजिए, MPN एक मानक समझ लीजिए, ये मानक होता है। अब इसमें एक यहां पर जो लेवल पाया गया है, उस लेवल को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि चिंता की स्थिति कितनी है, क्योंकि यहां पर जो लेवल पाया गया है वो लेवल कितना है, तो वो लेवल है कितने MPN है। MPN का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml, यानी 100 ml में कितना MPN है, तो यहां पर पाया गया है 7900, यानी MPN की मात्रा यहां पर इतनी पाई गई है 7900। अब मानक क्या होता है, मानक कितना होना चाहिए, तो यह कहा जाता है कि जो 2500 MPN है, ये जो है स्टैंडर्ड मानक है। इससे ज्यादा अगर कोई चीज है तो इसका मतलब कि वहां पर
कोलीफॉर्म की मात्रा ज्यादा है, ई कोलाई की मात्रा ज्यादा है, या इसके अन्य उपसमूह जो है उनकी मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब कि वो प्रदूषण का स्तर हाई है। यानी कि अगर अब ये तुलना करें कि 2500 एमपीएन से 7900 एमपीएन है, इसका मतलब कि जो मानक है उस मानक से कितना है, लगभग 3.16 गुना है। या प्रतिशत की बारे में बात करें तो 216% ज्यादा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषण की स्थिति है। कहां पर है, तो केरल में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। किस नदी में, तो पेरियार की सहायक नदी है कडम्ब्रायर नदी में, इस तट पर यह लेवल पाया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एलूर भी एक जगह है जहां पर 1500 एमपीएन पाया गया है, जो कि 40% यहां पर कह सकते हैं कम है। इसके अलावा पथालम है, यहां पर 2400 एमपीएन है। इसके अलावा आप कलामसरी में 2100 एमपीएन है। तो ये अन्य लेवल थे, लेकिन यहां का जो लेवल बताया गया वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण जल प्रदूषण के मामले में यहां पर देखा गया, जो कि एक चिंताजनक बात है, इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही थी। अब इसके लिए निगरानी प्रक्रिया भी बनाई गई थी, जिसमें सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा, और केएसपीसीबी यानी केरला स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। इसकी वजह से ही ये चीजें सामने आई हैं। इसमें कई स्टेशन बनाए गए, 8 स्टेशन बनाए गए थे। 8 स्टेशन का मतलब स्थायी निगरानी स्टेशन बनाए गए थे। यहीं से सैंपल का कलेक्शन किया गया और हर महीने जो तय स्थल से वहां पानी के नमूने लिए जाते थे और वहां पर एमपीएन की जांच की जाती थी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml की जांच की जाती थी। और जांच के मानक जो थे वो इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन रूल्स है 1986 के अंतर्गत ये तय किए गए थे कि उसी मानक के अनुसार, यानी उसी एमपीएन से ज्यादा सीमा पर अगर पाया गया तो यहां पर ये लेवल देखा गया। अगली हमारी खबर है सीपीसीबी से ही संबंधित है। अब सीपीसीबी ने ये खबर जो दी है ये बेसिकली संबंधित है ज्यादातर जो हमेशा नदी चर्चा में रहती है वो यमुना नदी से। यमुना नदी में उसको विभिन्न पैचेस में बांट के जब प्रदूषण का मूल्यांकन किया गया तो उसमें पता चला कि दिल्ली वाला जो हिस्सा है, यानी कि पाला से लेकर असगारपुर तक का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया। कोई भी नदी है, अगर उस नदी में प्रदूषण की जांच करनी है तो उस नदी को क्या किया जाता है, अगर नदी यहां से लेकर यहां तक लंबी है, एक साथ जांच करना संभव नहीं है, तो इसको कई खंड में बांट दिया जाता है और अलग अलग खंडों में हम क्या करेंगे, इसके जल की गुणवत्ता का यहां पर हम कोशिश करेंगे इसको मापने का। अब सबसे अधिक प्रदूषित नदी खंडों में अगर देखा जाए तो सीपीसीबी ने कहा कि 2022-23 के जो आंकड़े हैं उसमें कुल 296 प्रदूषित नदी खंड पाए गए, जिसको कि पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस कहा जाता है। ऐसे ही जो खंड है देश में कुल प्रदूषित नदी खंडों में अगर देखा जाए तो इसमें 296 प्रदूषित खंड जो है वो पाए गए। कितने, 21 लेवल के, तो ये ज्यादा प्रदूषित पाया गया। देखिए कोई भी नदी अगर बांट दी गई है कई खंडों में, अगर 2 खंड लगातार जो तय सीमा है उससे ज्यादा प्रदूषण का लेवल पाया गया तो ये मान लिया जाएगा कि ये नदी क्या है, प्रदूषित है। अगर ये खंड प्रदूषण यहां पर मिला, यहां पर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हो सकता है यहां पर कुछ विशेष कारण से प्रदूषण हो, यहां अगर प्रदूषण नहीं है तो ये नदी प्रदूषित नहीं है। लेकिन लगातार 2 खंड अगर प्रदूषित है तो इसका मतलब कि वो नदी प्रदूषित है। अब रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करेंगे तो जिसमें अन्य भी नदियां हैं, जैसे पेरियार नदी के अलावा भी 2 अन्य नदियां हैं, उसमें जब यमुना का हम जिक्र कर रहे हैं ये प्रदूषित पाई गई है। जैसे पेरियार की अभी सहायक नदी की हम बात कर रहे थे अभी पिछले खबर में। अब देखिए यहां पर रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो प्रदूषित नदी खंडों की जो संख्या है वो 2022 से अगर देखें आप तो 2022 में कितनी थी, 311 थी। फिर आप देखें आगे बढ़े 2025 में जो नवीनतम रिपोर्ट है 2018 में 351 थी, 2022 में 311 थी, 2025 में 296। तो पहले की तुलना में जो नदी खंड है उसमें प्रदूषण कम हुआ है, ये जरूर हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं। लेकिन अभी भी प्रदूषित खंडों की संख्या जितनी तेजी से घटनी चाहिए उतनी तेजी से नहीं घटी है। हालांकि इसमें धीमी ही गिरावट लेकिन देखी गई है। सबसे प्रदूषित श्रेणी यानी कि प्रायोरिटी 1 जो होती है, जो सबसे प्रदूषित श्रेणी होती है, उसकी अगर बात कर ले तो 2022 में 46 खंड थे, 2025 में 37 खंड थे, यानी इसमें भी गिरावट आपको देखी गई है। लेकिन दिल्ली की स्थिति की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति की बात करते हैं, तो वहां पर कोई सुधार नहीं दिख रहा है। यमुना के जो खंड हैं, यानी यमुना के जो आपके हम कह रहे हैं प्रदूषण का जो लेवल है वो अभी भी आप देख रहे हैं कि ये प्रायोरिटी 1 में ही है। प्रायोरिटी 1 का मतलब ही है सबसे प्रदूषित श्रेणी में अभी भी बना हुआ है, यानी कि यमुना को साफ करने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। वैश्विक राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अन्य नदियों में हमको जरूर इन पैचेज की संख्या कम होती दिख रही है, लेकिन यमुना की स्थिति ये बता रही कि यहां सुधार करने की अभी भी जरूरत है। किन महत्वपूर्ण आयामों को इसमें शामिल किया गया, तो भौगोलिक कवरेज यहां पर 32 राज्यों का लिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल
2116 स्थानों से डेटा कलेक्ट किया गया और 2022-23 का डेटा यहां पर आपको जो जिसके आधार पर निष्कर्ष मिल रहा है, ये डेटा 2022-23 के आधार पर बताया जा रहा है। अब साथ ही साथ इसमें पैरामीटर क्या रखा गया, तो मुख्य सूचक के तौर पर बीओडी रखा गया, यानी कि जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, पानी में जैविक प्रदूषण का स्तर इससे पता चलता है, तो इसको रखा गया, यानी कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसके हिसाब से इसको तय किया गया। अब देखिए यमुना नदी का जो दिल्ली वाला हिस्सा है, यानी कि पल्ला से लेकर जो असगरपुर तक का है, वो सबसे प्रदूषित माना गया। इसका मतलब कि यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसका मानक क्या होता है, उसका मानक ये होता है कि 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। अगर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर ये स्थिति ऊपर जाती है, इसका मतलब कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इससे ऊपर जाती है, तो इसका मतलब कि यह खतरनाक स्थिति बनती है। अब देखिए यमुना में ये कितना था, तो यमुना में 83 mg है, 83 mg पर लीटर है। इसका मतलब आप समझिए 3 mg से 83 mg पर लीटर कितना ज्यादा है, तो इसका मतलब कि यमुना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब क्राइटेरिया यह है कि लगातार अगर 2 स्थानों पर जो बीओडी है वो 3 mg प्रति लीटर से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब कि वो स्ट्रेचेस पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस के अंतर्गत आएगा, वो खंड प्रदूषित खंड के अंतर्गत आएगा। और यमुना का जो आप देख रहे हैं लेवल वो कितना ज्यादा है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अन्य प्रमुख नदियां भी प्रायोरिटी 1 में हैं। कुछ एक नदियों में अगर बात करें तो गुजरात की एक अमला खाड़ी नदी है। कौन सी नदी है? गुजरात की अमला खाड़ी नदी है, तो ये भी इसमें आएगी, अमला खाड़ी नदी। और साथ साथ एक अन्य नदी भी इसमें है, इसके एक प्रायोरिटी 1 में कौन सी है, तो वो साबरमती नदी है। साबरमती नदी काफी ऐतिहासिक नदी है, तो साबरमती नदी भी इस श्रेणी में है। इसका मतलब कि यहां भी 3 mg पर लीटर से ऊपर का यहां पर मानक बता रहा है, तो इसका मतलब इन नदियों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो इसमें गुजरात की अमला खाड़ी और साबरमती नदी भी है, और मध्य प्रदेश की चंबल नदी भी है। चंबल नदी में भी एक पैच है जो नागदा से लेकर गांधी सागर डैम तक का है, और वहीं पर इस पैच का मतलब कि यहां पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यहां पर जो लेवल है 3 mg पर लीटर से ज्यादा है। अब ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, तो आगे की राह यही है। इनके प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? देखिए दिल्ली जहां स्थित है वहां जनसंख्या का भार बहुत ज्यादा है, वहां पर जो हमारे मानव जनित जो कचरा है वो कहीं ना कहीं नदियों में जाता है। सीवर जो है उसका पानी नदियों में जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, STPs हैं, उनके माध्यम से हम सुधार कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का मतलब कि हम सीवेज से जाने वाले जो गंदे जल हैं, इन चीज़ों को हम एक जगह कलेक्ट करके वहाँ पर उससे हम एनर्जी भी बना सकते हैं, और उसको नदी में जाने से पहले इस रूप में हम कर दें कि एक तो उसका हम इस्तेमाल करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, और दूसरा नदियों में वो पानी अगर नहीं जाएगा तो हम नदियों को साफ कर सकते हैं। मुख्य प्रदूषण स्रोत क्या है? अगर किसी फैक्ट्री का पानी वहां पर जा रहा है, अगर मानव जनित पानी कहीं जा रहा है, तो उस स्रोत का पता लगाएं और उस स्रोत को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तब इसमें हम नियमित और कह सकते हैं कि हम गुणात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हमेशा की जाए, नियमित रूप से की जाए। ऐसा नहीं कि एक बार पानी की मॉनिटरिंग की गई कि हाँ अब लेवल सही हो गया, उसके बाद हमने 6 महीने तक कोई मॉनिटरिंग नहीं की। तो लगातार मॉनिटरिंग करने से क्या होगा, हमें यह पता चलेगा कि बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदूषण का एक नया स्रोत डेवलप हो गया। औद्योगिक जो अपशिष्ट है और घरेलू सीवेज है उसको बिना उपचार के नदी में जाने से हम रोके। वही बात जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात कर रहे थे, ये उसी से कनेक्टेड है। जन सहभागिता और जागरूकता, यानी इसके लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम आप नहीं जागरूक होंगे तब तक ये प्रयास फलीभूत नहीं होगा। हम आप स्वयं से कोशिश करें कि नदियों में या अपने घरों से भी अगर इस तरह का कोई प्रदूषण है, उसकी शुरुआत हमेशा घर से होनी चाहिए। घर से शुरुआत करेंगे तो वो समाज में अपने आप दिखाई देने लगेगा। तो जन सहभागिता और जागरूकता यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी लोगों को जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। यमुना को धार्मिक और सांस्कृतिक नदी के रूप में बचाने की मुहिम अगर हम मजबूत कर दें तो हो सकता है कि इस आधार पर, इस आस्था के नाम पर ही यमुना को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि जो अभी का लेवल है वो 83 mg पर लीटर का जो लेवल है वो मानक से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि यमुना के अस्तित्व पर संकट है, और यमुना नदी के अस्तित्व पर संकट का होना नदी के किनारे बसी सभ्यता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, यानी कि उस सभ्यता पर संकट को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है, सिर्फ सिलेबस का मुद्दा नहीं है। अब देखिए एक एक करके एक एक प्रश्न पर आते हैं और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। भारत ने 2022 में अपने एनडीसी में क्या लक्ष्य रखा था? विकल्प ए, जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता 20% कम करना, बिजली का 25% हिस्सा गैर फॉसिल ईंधन से।
सी विकल्प है जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता 45% कम करना और 50% बिजली गैर फॉसिल स्रोत से। डी है कार्बन सिंक 1 अरब टन। दूसरा प्रश्न है बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से संबंधित है। इसके अधिक होने का संकेत क्या है? अधिक होने का संकेत क्या है बताना है आपको। जल शुद्ध है, जल में जैविक प्रदूषण है, जल का तापमान अधिक है या जल खारा है। और अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट में जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कडम्ब्रायर नदी के जो मनक्का कडवू स्ट्रेच में किसका स्तर सबसे अधिक पाया गया है? नाइट्रेट का, टोटल कोलिफॉर्म का, सीसा का या पीएच का? तो आपको इन तीनों ही प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और अपनी जागरूकता से अपने पर्यावरण को बचाते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।